हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन इनटू द ह्यूमन बीइंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो उसके दो सेक्स होते हैं, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। ओके, अगर एक एक करके इनके बारे में जानने का दुस्साहस किया जाए तो बच्चों एक बात जान लीजिए कि जब ह्यूमन मेल अपनी मदर की बॉडी में होता है तो उसके शरीर के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते हैं जिन्हें हम टेस्टीज कहते हैं। टेस्टीज कहते हैं, साथ ही साथ पेनिस एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो अभी फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगर मैं टेस्टीज के बारे में जानने की कोशिश करूं तो ये टेस्टीज जो होता है वो उसके बॉडी के बाहर एक स्क्रोटल सैक के अंदर लाई करता है और स्क्रोटल सैक के अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज पाए जाते हैं। स्क्रोटल सैक शरीर से बाहर क्यों होता है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो स्क्रोटल सैक शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए कम से कम 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ह्यूमन के शरीर के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं और उस स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टीज लाई करता है। जैसे जैसे ह्यूमन मेल की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो टेस्टीज होती है और जो स्क्रोटल सैक होता है वो अब धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होना शुरू होता है। एंड एट द एज ऑफ 13th ईयर, 13वें साल की उम्र में उसके शरीर में ये मान लिया जाता है या शरीर इस चीज़ को फील कर लेता है कि अब ये फंक्शनल हो चुका है। तब उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, यानी कि LH एंड FSH निकलता है। अगर मैं एक टेस्टीज के स्ट्रक्चर को गौर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो उसमें 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अच्छा, जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल की जो बाउंड्री होती है बच्चों, इस बाउंड्री को हम जानते हैं क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को हम लोग लाइडिंग सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं जी? लाइडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला LH हार्मोन इस इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लाइडिंग सेल पे काम करके यहाँ से एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन में भी बेसिकली कौन सा हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ से किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, जब ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकल जाता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल पाई जाती हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोली सेल। ठीक है बेटा, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो गैमिड मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। मेल गैमिड मदर सेल है, यानी कि गैमिड बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? मियोसिस होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन का वो तरीका है जिसमें क्रोमोजोम का जो नंबर है वो आधा हो जाता है और अमाउंट भी क्या होता है? आधा हो जाता है। यानी यहाँ मियोसिस होके स्पर्म बनेगा। स्पर्म बनाने के प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर जाके काम करता है, यानी कि मेल जर्म सेल पे जाके काम करता है और काम करके उसको मियोसिस डिवीजन करने में हेल्प करता है और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए सर्टोली सेल
यहाँ क्या करती है, हेल्प करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, स्पर्म बनाने का, जबकि सर्टोली सेल उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इस तरह से ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे ह्यूमन के मेल के अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और ध्यान से समझा जाए कि कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, तो देखिए ये हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए टेस्टिस है, ठीक, इसके अंदर बहुत सारे हजारों लाखों टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे ह्यूमन के शरीर के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो समझने की जरूरत है। एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे सिर्फ आपको फील आ जाए कि ये कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और यहाँ एक और ग्लैंड पाई जाएगी जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसी तरह से जैसा मैंने इधर बनाया है वैसा उधर भी पाया जाता है, ठीक है। अब कैसे जो है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड द रोल ऑफ व्हाट एसेसरी ग्लैंड इनटू द ह्यूमन मेल। देखिए बच्चों, हमने कहा कि टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन निकला था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला था, जो कि स्पर्मेटोगोनिया पे काम करके स्पर्म बना लिया। अब स्पर्म किस किस पाथ से होकर के आगे बढ़ता है, तो स्पर्म निकलता कहाँ से है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये आगे जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेट टेस्टिस में खुलता है। रेट टेस्टिस फर्दर वास इफरेंसिया में खुलती है, वास इफरेंसिया में खुलती है, और वास इफरेंसिया इपीडाइडेमिस में खुलता है। और इपीडाइडेमिस वो जगह होता है जहाँ स्पर्म का टेम्पोररी स्टोरेज और मैचुरेशन होता है। टेम्पोररी स्टोरेज और स्पर्म के मैचुरेशन की घटना को यहाँ अंजाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इपीडाइडेमिस के अंदर जब ये बन जाता है, यानी यहाँ स्टोरेज हो जाता है, तो फर्दर ये पहुँचता है वास डिफरेंसिया एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस के बाद पहुंचता है सेमाइनल वेसाइकिल को, सेमाइनल वेसाइकिल को, और सेमाइनल वेसाइकिल के बाद ये आगे जाता है हमारा कहाँ, सेमाइनल वेसाइकिल से होते हुए फर्दर ये यूरिथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर आ जाता है। अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और बात को ध्यान से समझने का कोशिश किया जाए तो कहानी ये बनती है बच्चों कि यूरिथ्रा जो आप देख रहे हैं, इट इज कॉमन पाथ फॉर यूरिन एज वेल एज व्हाट स्पर्म। इसीलिए इसे हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस पाथ से यूरिन और स्पर्म दोनों आता है। आप समझिएगा, ये तो स्पर्म का ट्रैक रहा। अब सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से बनती है, देखो बेटा, ह्यूमन की बॉडी से जो निकलता है वो सीमेन निकलता है, जो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा होता है। और सेमाइनल प्लाज्मा की अगर बात किया जाएगा तो सेमाइनल प्लाज्मा में 70% सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ से निकलता है, जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकिल। क्या नाम बेटा, सेमिनल वेसाइकिल। क्या नाम है, सेमाइनल वेसाइकिल। तो सेमाइनल वेसाइकिल से 70% सेमिनल प्लाज्मा, और यहाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है उससे 30% सेमाइनल प्लाज्मा निकलता है, जिसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम +2 आयन पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर के सीमेन बनाता है। एक बार इजैकुलेशन में 3 से 5 ml स्पर्म ह्यूमन मेल के शरीर से बाहर आता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कैसे किस पाथ से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ आपने ये भी देखा कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि एक ही पाथ से यूरिन भी जाता है और एक ही पाथ से क्या होता है, सीमेन भी जाता है। एक मजेदार बात जो समझने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से इस पाथ से यूरिन जाता है, तो यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, मतलब 6 होता है, और जो स्पर्म होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो अगर इस पाथ से वो अगर पास करता है, मान लीजिए यूरिन पास किया, उसके जस्ट बाद अगर स्पर्म पास करता है तो क्या होगा, स्पर्म के मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है बच्चों, वो क्या करती है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है इसको, जिससे यहाँ वाली जो है एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर दे। यानी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज द यूरिथ्रा। सो दिस इज द वर्क ऑफ accessory gland into the human male body, and this is a mechanism of formation of sperm into the human body. Now we will see the formation of female gamete into the human body. So let me explain about the female gamete. So firstly we will make the structure of female reproductive system. इसको कॉपी कर लीजिएगा फिर आगे। अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बातचीत किया जाए तो आप इस बोर्ड पे एक फिगर देख रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर जब फीमेल अपनी मदर के बॉडी में डेवलप्ड हो रही होती है तब ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके शरीर में बनते हैं। दिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इनबॉर्न पाए जाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी। इसका नाम क्या है, ओवरी है। इसका नाम है फिम्बरी। क्या नाम बेटा, इसका नाम है फिम्बरी। ओके, सबसे जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार है उसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस की जो बीच वाली दीवार है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और उसके जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ इस वाले हिस्से को हम लोग फंडस जोन कहते हैं, और ये जो हिस्सा है उसको हम यूट्रस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो ये वाला हिस्सा इनफंडिबुलम होता है, ये वाला हिस्सा एम्पुला होता है, और ये वाला हिस्सा स्थमस कहलाता है। ओके, सो दिस इज एम्पुला, दिस इज स्थमस, दिस इज इनफंडिबुलम, जो कि कंबाइनली फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन की घटना होती है वो कहाँ होती है, तो आंसर होगा एम्पुला स्थमस जंक्शन पे, यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो पहले तो हम ये सीख रहे हैं कि फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या क्या होता है। ये देखिए, इस वाले हिस्से को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। ओके, और ये जो ओपनिंग है उसको हम वेजाइना कहते हैं। ओके, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वेजाइना वो पाथ है जिससे सिर्फ स्पर्म इंटर करता है। इनके अंदर यूरिन के पास करने के लिए अलग ट्रैक होता है और फीकल मटेरियल को पास करने के लिए अलग ट्रैक होता है। सो इट इज़ नॉट ए यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, इट इज़ ओनली द जेनाइटल ट्रैक दैट इज ऑकरिंग इन द ह्यूमन फीमेल, जबकि ह्यूमन मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक पाया जा रहा था। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को फिर से महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यूट्रस के बारे में बातचीत कर लिया। अब जब ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो मदर की बॉडी से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मेल के अंदर नहीं हुआ था। मेल के अंदर 13 साल की उम्र के बाद उसके अंदर क्या हुआ था, oogenesis का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा फीमेल के अंदर नहीं होता है। फीमेल के अंदर जो होता है वो उनकी मदर की बॉडी के अंदर ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर कपल ऑफ मिलियन oogonia, हर ओवरी 2 ओवरी होती है, और अल्टरनेट पे अगर एक महीने में इस ओवरी से ओवम निकला है तो अगले महीने इस ओवरी से ओवम निकलता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ओवरी के अंदर, इसके अंदर कपल ऑफ मिलियन oogonia यानी लगभग 2 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास oogonia बनते हैं। दिस इज फीमेल गैमेट मदर सेल। क्या है भाई, ये है फीमेल गैमेट मदर सेल।
अब इस oogonia के अंदर मियोसिस स्टार्ट तो होता है पर मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है। तो स्टार्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होती है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte कहते हैं। और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बन के तैयार होता है। एक ग्रेनुलोसा सेल की एक थिन लेयर बन के तैयार होती है। तो एक ऐसे दिखता है कि गुब्बारे के अंदर हमने कोई बॉल रख दी हो, तो जैसे गुब्बारे के अंदर अगर हमने कोई बॉल रख दी हो उसी तरह से क्या होता है, ये हमें ग्रेनुलोसा सेल एक प्राइमरी oocyte को कवर अप करके रखी हुई है। और इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जो कम से कम मिलियन में बनी हुई है, यानी 10 से 20 लाख की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल उस फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ है। एक ओवरी के अंदर, एक ओवरी इधर भी है, इसके अंदर भी वही चीज होता है। लेकिन जब ये फीमेल बॉर्न होने के बाद 10th ईयर ऑफ एज में पहुंचती है तो मात्र 60,000 से 80,000 ही उसके शरीर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो रिमेन होता है, यानी बचता है। सेम थिंग हैपनिंग इन टू द फीमेल बॉडी। जब वो 10 साल की होती है तो उसके जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं अब वो फंक्शनल हो चुके हैं, अब वो काम कर सकते हैं। तो जब वो काम कर सकते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से LH और FSH नाम का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये जो LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से लग रहा है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो जब प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte तो क्या करता है कि जो ग्रेनुलोसा सेल है जो मदर की बॉडी में बनती थी उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, और थिकनेस को बढ़ाने से अब एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं बच्चों। साथ ही साथ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस सेकेंडरी फॉलिकल से उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो फीमेल के अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ उसी तरह से जैसे टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने का काम करता था, वैसे ही ह्यूमन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन 10 साल की उम्र के बाद उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाते हैं। जैसे हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल दाढ़ी, मूछ, फाइब्रस मसल्स, ओके, हमारे जो वॉइस है उसकी पिच लो है, हॉर्स वॉइस हमारी सुनाई दे रही है, फीमेल की पिच हाई होती है, मसल सॉफ्ट होती हैं। ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक हार्मोन इन टू द फीमेल दैट इज एस्ट्रोजन एंड स्पेसिफिक हार्मोन इन टू द मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अब इसमें मियोसिस जो होता है, जो कि मदर की बॉडी में स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉयड यानी कि 2n है, उसके अंदर मियोसिस के बाद इस फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और अब ये जो फॉलिकुलर सेल कहलाती है वो कहलाती है टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहलाती है? टर्शियरी फॉलिकल कहलाती है। ये टर्शियरी फॉलिकल फर्दर एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होती है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte ही है। इसके दीवाल को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ये घटना मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हुई थी उसके 14वें दिन की है। फीमेल के अंदर जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, कैसे होती है, आई विल शो यू, नो नीड टू वरी। लेकिन ये घटना 14वें दिन 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हुई है। अब इसके ऊपर यहाँ से जो LH हार्मोन निकला है, आप देख सकते हैं, ये जो LH हार्मोन है अब जाकर के जोना पेलुसिडा के ऊपर यानी कि कुल मिलाकर के ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर कहिए ज़्यादा बेहतर होगा, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर काम करता है। जब ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर काम करता है तो उसको दो भागों में तोड़ता है। एक बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक बनाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनाता है। बेटा ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ से एक बड़ी स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब तक फीमेल के अंदर कंसीवनेस होती है तब तक ये हार्मोन निकलता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है 15वें दिन के बाद, वैसे ही क्या होता है, यूट्रस की दीवार की थिकनेस क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि हो सकता है कि स्पर्म आके फर्टिलाइज करे और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आकर के यहाँ इम्प्लांट हो जाता है। पर 99.9% केसेस में फर्टिलाइजेशन की घटना तो होती नहीं है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगले 5-6 दिन तक सिक्रीट होता है, तब तक स्पर्म का वो इंतजार करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 21वें दिन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 21वें दिन के बाद अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटना शुरू होता है। एंड एट द टाइम ऑफ 25 डेज ये जो कार्पस ल्यूटियम है अब वो येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट होती है, जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ एक खाली सैक है, यहाँ ब्लड भरा होता है थोड़ा बहुत, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं बच्चों। ये कार्पस एल्बिकेंस 28वें दिन ब्रस्ट होता है और फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लड थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये घटना चूंकि क्या हुआ है, उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो चुका है, खत्म हो चुका है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम तो रूडिमेंट्री बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। तो 28वें दिन उसके ब्रस्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के चलते यूट्रस की दीवार ठीक हुई थी, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ही नहीं है, तो अब यूट्रस की दीवार टर्न होती है और अगले 5 दिन तक, 5 डेज तक ब्लीडिंग होता है यूट्रस की दीवार के टर्न होने के चलते। तो इस फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 5 दिन तक चलता है। यानी अब समझिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला फेज शुरू के 5 दिन का है, शुरू के 5 दिन का है यानी 5 डेज का है, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। उसके बाद 6वें दिन से फिर से प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एफएसएच हार्मोन काम करता है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शियरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। यानी कि 6 डेज से 15 डेज तक जो फेज चलता है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। कौन सा फेज कहते हैं बच्चा? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। उसके बाद चूंकि इसके ऊपर LH हार्मोन काम कर लिया है और वो ब्रेक हो करके कार्पस ल्यूटियम बनाया है, जो बाद में कार्पस एल्बिकेंस बनाता है, तो इसलिए 16वें दिन से लेके 28वें दिन तक जो फेज चलता है उससे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। और इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से फीमेल के अंदर oogenesis यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल बॉडी। ओवरी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर ही oogonia का फॉर्मेशन हुआ। oogonia से बनाया वो क्या, डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की जब लेयर बनी तो बनाया प्राइमरी फॉलिकल। इसको लेकर के वो बॉर्न होती है। 10 साल की उम्र में आते आते बहुत सारे मर जाते हैं, 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। उसके ऊपर फिर एफएसएच हार्मोन काम करता है 10वें साल की उम्र में और उसको सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल की थिकनेस को बढ़ाता है, जिससे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। फिर उसके ऊपर LH हार्मोन काम करेगा तो वो कार्पस ल्यूटियम बनाती है और सेकेंडरी oocyte बनाती है। सेकेंडरी oocyte ओवम है बेसिकली, जो कि फर्टिलाइज होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए कार्पस ल्यूटियम 6 दिन 5 दिन तक इंतजार करती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो कार्पस ल्यूटियम एक येलो ल्यूटियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस, CARPUS एल्बिकेंस। नाम पे ध्यान दिया करिए, राइटिंग थोड़ी उतनी बेहतरीन नहीं है। मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियोस को बनाता हूँ, ऑलरेडी क्लासेस में चीज़ों को मेंशन किया हूँ, तो उसी हिसाब से चलिएगा। कार्पस एल्बिकेंस बना, फिर येलो ल्यूटिल जो बॉडी आप देख रहे हैं ये ब्रेक करके 28 डेज में बॉडी से बाहर आती है, तो उसमें ब्लड भरा होता है, तो फर्स्ट टाइम ब्लड थोड़ा ज़्यादा निकलता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के कम होने के चलते यूट्रस की दीवार 5 दिन तक टर्न होती है, 3 दिन भी होता है। अगर एज थोड़ा कम है तो पहले ब्लीडिंग फेज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 5-6 दिन तक हो जाता है। तो 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती है। उसके बाद
6वें दिन से 15वें दिन तक फॉलिकुलर फेज चलता है और 15वें दिन से 28वें दिन तक ल्यूटियल फेज चलता है। तो दिस इज द वे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तब की घटना है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब। अब अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, अब ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो उसको फॉलो अप करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप वीडियो जो है नोट्स बनाते चलिएगा। अब मान लीजिए कि अगर बात करते हैं किसकी, कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, तो यू हैव टू सी दिस स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली यहां पहुंचते हैं, इसको हमने बोला था दिस इज एम्पुला स्थमस जंक्शन। ठीक है, ये है इन्फंडिबुलम। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म क्या होता है, ओवम से कंबाइन होता है, 23 क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं, तो वो बनाता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर एक सेल होती है, एक से वो 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे वो बनाते चलता है। और अब क्या होता है कि ये जब 8 to 16 स्टेज में हो जाता है तो जाके यूट्रस की दीवार से इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस की दीवार से इम्प्लांट होने के बाद ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं बच्चों। और जो बेबी होता है वो मदर की बॉडी से अम्बलाइकल कार्ड के सहारे, किसके सहारे, अम्बलाइकल कार्ड के सहारे क्या होता है, मदर की बॉडी से ये बेबी क्या होता है, जुड़ा होता है। दिस इज अम्बलाइकल कार्ड। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं दिस इज द प्लेसेंटा, जिसके सहारे वो मदर की बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट होता है उसका एक्सचेंज करता है, और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ये प्लेसेंटा से ही मदर की बॉडी को दे देता है। यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस, फूड प्रोवाइडिंग का प्रोसेस सारा वो मदर करती है, बेबी सिर्फ मदर के बॉडी में ग्रो करता है। अब 8 महीने 20 दिन जब बीतते हैं, 8 मंथ 25 डेज मान के चलिए, 8 मंथ 25 डेज जब हो जाता है तब फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि बेबी कहता है माँ अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो क्या होता है समझने की ज़रूरत है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं प्लेसेंटा के बारे में, ये प्लेसेंटा लगातार जब तक ये फंक्शनल होता है, जब तक ये मैच्योर नहीं होता है, जब तक बेबी बाहर नहीं आना होता है, तब तक इसके बॉडी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा होता है, तब तक ये प्लेसेंटा लूज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन 8 महीने 25वें दिन थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है, उसके शरीर में 3 हार्मोन तुरंत धाए से इंक्रीज होते हैं। पहला होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, और तीसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बेटा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये जा करके मायोमेट्रियम की दीवार पे काम करता है और चारों तरफ से यूट्रस के ऊपर फोर्स लगाता है। जब ये फोर्स चारों तरफ से लगाता है तो बेबी क्या होता है, बाहर आता है, जिसको लेबर पेन कहते हैं, यानी बेबी अब धीरे धीरे बाहर आना चाहता है। ठीक है, जैसे ही जब इस पे फोर्स लगाता है तो अब ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से लगातार ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ते जाता है। और साथ ही साथ ये वाली एरिया काफ़ी नैरो होती है, उस एरिया के डायमीटर को बढ़ाने के लिए यहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ काम करता है ताकि डायमीटर बढ़ जाए। और भाई ओबियस सी बात है कि 1 सेंटीमीटर के आसपास इस एरिया का जो डायमीटर होता है उसमें से इतने बड़े बेबी को आना है, तो इसके लिए यहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो उस एरिया के डायमीटर को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे मदर की बॉडी से बेबी आसानी से क्या कर सके, बाहर आ सके। अब समझना है कि प्रोलैक्टिन और रिलैक्स का क्या काम होता है। जैसे ही बेबी मदर की बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि 8 महीने 27-28 दिन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड होती है मदर की जिसमें से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है मदर की मेमरी ग्लैंड के अंदर। तो मदर की मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। रिलैक्सिंग हार्मोन यूट्रस की जो वॉल है और साथ ही साथ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस उसके डायमीटर को थोड़ा सा
चौड़ा करता है या रिलैक्स करता है, जिससे बेबी मदर की बॉडी से आसानी से बाहर आ सके। और जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस के दीवार पे दबाव डालता है जिससे वो बेबी बाहर आए। तो दीज आर द सम हार्मोन, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत ये है कि रिलैक्सिन वॉल को रिलैक्स करता है और प्रोलैक्टिन वहाँ मिल्क फॉर्मेशन का हेल्प करता है। अब जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है तो ऑक्सीटोसिन एक काम और करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस हो जाता है, बेबी जो है मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, तो उस घटना को हम पास्टुरेशन कहते हैं। जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है तो उस घटना को पास्टुरेशन कहते हैं। अगले 6 महीने तक, 6 मंथ तक अगर मदर बेबी को मिल्क फीड कराती है तो, मोस्ट ऑफ द टाइम आज के डेट में क्या होता है, मदर बेबी को मिल्क फीड कराना नहीं चाहती है, तो 10 दिन 15 दिन के बाद बेबी मदर के जो है मिल्क की डिपेंडेंसी पे नहीं रहता है। फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मदर मिल्क को क्या कहते हैं? फर्स्ट मदर मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और धरती का पहला अमृत माना जाता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए मदर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम बच्चे की 1 महीने होनी चाहिए। आजकल फैशनेबल दुनिया है साहब, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए बेबी अगले 2 साल तक हॉस्पिटल में जाएगा, वो ठीक है, लेकिन पीपुल आर नॉट इंटरेस्टेड एंड नॉट सिंसियर अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर बेबी। वो शो ऑफ करते हैं कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, पर सिंसियरिटी मतलब नॉलेजफुल होना चाहिए। बेबी को मिल्क डिपेंडेंसी अगले 1 महीने तक तो होना ही चाहिए, और हो सके तो कम से कम 3 महीने तक मिल्क पे ऊपर डिपेंडेंसी होना चाहिए, है ना। और 6 मंथ तक अगर करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। और अगले 6 मंथ तक जब तक मदर की बॉडी से मिल्क का सेक्रेशन होता है तब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, और तब तक LH और FSH उसके बॉडी से नहीं निकलता है। इस स्थिति को कहते हैं, नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और इस घटना को कहते हैं लैक्टेशनल एमन्यूरिया। इस घटना को कहते हैं लैक्टेशनल एमन्यूरिया। क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमन्यूरिया बोलते हैं जी। यानी इस स्थिति में उसके बॉडी से जब तक मिल्क निकलेगा तब तक उसके बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना नहीं होती है। तो पास्टुरेशन के बाद 6 मंथ तक क्या हुआ, मदर मिल्क निकलता है। फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कहते हैं मेनार्च। क्या कहते हैं? मेनार्च कहते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज कहते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जो है रफ हमने आइडिया आपको दे दिया। सो फॉर द टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी हाई एनर्जी, अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड फन, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द what? Genetics. So thank you and have a good day.